ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इंडियन मुस्लिम की अपेक्स बॉडी है और इंडियन मुस्लिम्स में जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी जमातें हैं, वो सब के सब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के फाउंडर मेंबर्स हैं। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बेसिकली इस काम के लिए बनाया गया था कि इंडियन मुस्लिम्स की जो मुस्लिम आइडेंटिटी है वो सेफ एंड सिक्योर रहे। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको जो मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करने की इजाज़त दी है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 जिसको कहा जाता है, वो हमारे राइट्स महफूज रहें। अब पिछले जो कुछ समय से ये बात देखने में आई कि हमारी भारत सरकार भारत के संविधान के विरोध में देश को ले जाना चाह रही है और जो देश का जो सेकुलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक है वो खतरे में है। किसी पर्टिकुलर फेथ को, उसकी संस्कृति को सारे देशवासियों पर एक तरह से इम्पोज करने की और थोपने की कोशिश की जा रही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत सीवियर थ्रेट है और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को न बचा सके तो देश भी टूट जाएगा, बिखर जाएगा। 7 जून 2015 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने लखनऊ में बहुत मैराथन बहस के बाद और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस के बाद, जिसका सिलसिला मार्च से शुरू हुआ था, जब इस बात का यकीन हो गया कि संविधान को बदलने की भी कोशिश की जा रही है और संविधान के विरोध में बहुत से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, सूर्य नमस्कार हो, योगा हो, वंदे मातरम हो, इन चीज़ों को सब लोगों पर थोपने की कोशिश की जा रही है, जबकि संविधान इस बात की गारंटी देता है कि कोई स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, कोई फेथ नहीं होगा, स्टेट टोटली सेकुलर होगी और लोग अपने अपने धर्म पर चलें, अपने धर्म का प्रचार करें, इसकी पूरी आज़ादी होगी। तो इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 7 जून 2015 की अपनी वर्किंग कमेटी में ये डिसीजन लिया कि हमें एक मूवमेंट लॉन्च करनी चाहिए, सेव फेथ एंड सेव रिलीजन। और उसमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश में जितनी भी रिलीजियस सोशल जो यूनिट्स हैं, जितनी इकाइयाँ हैं, जितने धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, हम उन सब को इकट्ठा करके सबको साथ लेकर एक अभियान इस देश में चलाएं जिसका नाम रखा गया सेव फेथ एंड सेव कॉन्स्टिट्यूशन, दीन और दस्तूर बचाओ तहरीक। उस सिलसिले में दोस्तों 18 अगस्त 2015 को दिल्ली में एक पहली मीटिंग हुई जिसमें क्रिश्चियन फेथ की तरफ से 6 रिप्रेजेंटेटिव जो पूरे देश में जो मिशनरी चलाते हैं और जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एजुकेशन फॉर हेल्थ सर्विसेज पे, वो उनको बुलाया गया। वो सब आए। हमारे वामसिफ और वाम जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम जी, जो इस मुल्क की शायद सबसे बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो SC, ST और OBC और माइनॉरिटीज़ को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिलाने के लिए और उनमें एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए मेहनत कर रही है। वामन मेश्राम साहब भी उस मीटिंग में आए। हमारे कुलेश्वर स्वामी साहब जो लिंगायत समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको यकीनन जानकारी होगी कि लिंगायत समाज 7.5 करोड़ की संख्या में मुल्क की आबादी में है और कर्नाटका और आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में ज़्यादातर लिंगायत के लोग रहते हैं। तो इनको भी आमंत्रित किया गया, ये भी आए। और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले हमारे कई एक्टिविस्ट लोग आए, मसलन हर्षमंदर साहब, सिख भाई आए, बुद्धिस्ट रहनुमा आए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो ऑफिस बेरर्स हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के पोते और उनके परपोते, वो भी शरीक हुए। तो एक बहुत ही अच्छी दिन भर की मीटिंग चली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने काम ये किया था कि उस मीटिंग के लिए अपनी इन्विटेशन के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी भेजा था और उसमें उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को अच्छी तरह पढ़ कर आएँ। हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की और देश का जो सेकुलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक है उसको बचाने के लिए मिलजुल कर हम लोग प्रयास करें। तो उस 18 अगस्त की मीटिंग में यूनिवर्सली सब ने
एक सहमति जाहिर की और आपको अभी शायद दिया गया होगा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, आप उसको पढ़ सकते हैं बाद में। और उस पर बहस के बाद सब जब सहमत हुए तो फिर 21 अगस्त 2015 को यानी 3 दिन के बाद दिल्ली के प्रेस क्लब में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें यही सब लोग शरीक हुए, बल्कि जो जगत गुरु लिंगायत समाज के 18 अगस्त की मीटिंग में नहीं आ सके थे वो भी 21 अगस्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और सब ने प्रेस के सामने डिक्लेरेशन साइन किया। आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बाद डिक्लेरेशन भी देख रहे होंगे। इस डिक्लेरेशन को सब ने साइन किया सब प्रेस के सामने, और उस दिन के बाद से एक जॉइंट कोशिश, एक अभियान पूरे देश में चल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी सभाएं भी हो चुकी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मीटिंग्स हो रही हैं यूपी में, महाराष्ट्र में, आंध्रा और तेलंगाना में, कर्नाटका में, बिहार में और डिफरेंट स्टेट्स में अब तक प्रोग्राम हो चुके हैं। उसी सिलसिले का एक 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस मुमरा में होने जा रही है 24 और 25 फरवरी को, और उसमें भी सभी लोग शरीक होंगे। ये सब लोग शरीक होंगे, क्रिश्चियन नुमाइंदे भी होंगे, सिखों के भी होंगे, लिंगायत समाज के भी लोग होंगे और भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के लोग भी होंगे। एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर समझ में आ रही है सामने की, जो असली भारत की तस्वीर है वो सब मिलजुल कर, और इससे एक भाईचारा भी बढ़ रहा है, आपस में गलतफहमियां दूर हो रही हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि भारत का जो संविधान है उसके साथ छेड़छाड़ न हो, उसमें कोई तब्दीली न हो और ईमानदारी के साथ भारत के संविधान पर अमल हो। तभी हमारा देश मजबूत हो पाएगा, तभी हमारे देश में एकता बढ़ पाएगी, वरना ये कोई षड्यंत्र मालूम होता है देश के अंदर फूट डालकर देश को कमज़ोर करने का और देश को बिखार देने का। इसी सिलसिले में आज मुमरा के इस होने वाली कॉन्फ्रेंस से पहले प्रेस के दोस्तों को आज तकलीफ दी गई है और मैं एक बार फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और अपने इन तमाम साथियों की तरफ से और देश के उन तमाम करोड़ों लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी आवाज़ बनकर ये अभियान इस वक्त पूरे देश में चलाया जा रहा है और जिसके बारे में उम्मीद है कि ईमानदारी के साथ चलाए जाने वाले इस अभियान के नतीजे में देश मजबूत होगा, देश में एकता बढ़ेगी और देश में सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी जो इस देश की पहचान है और इस देश को मजबूत करने का एक वाहिद रास्ता है वो भी मजबूत होगी। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है वो आपके लिए ब्रीफिंग के लिए बिल्कुल काफ़ी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं पुनेश्वर स्वामी जी को ये माइक देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने विचार आपके साथ। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं लिंगायत धर्म का प्रचारक हूँ और मठाधीश हूँ। इस देश में बहुत सारे धर्म हैं, उसी तरह लिंगायत भी एक स्वतंत्र धर्म है। इस धर्म को मानने वाले इस देश में लगभग 7 करोड़ लोग हैं और दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा ये लोग रहते हैं। 1200 सदी में महात्मा बसवण्णा समता तत्व के आधार पर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए उन्होंने लिंगायत धर्म का स्थापन की। ये लिंगायत अवैदिक धर्म है और ये इंडिपेंडेंट रिलीजन है। इस देश में जब अंग्रेज राज करते थे उस वक्त लिंगायत धर्म का स्वतंत्र गिनती होती थी, ब्रिटिशों ने किया था। आज़ाद भारत में उस धर्म का जो स्वतंत्र पहचान है उस पहचान को खत्म कर दिया गया। 60 साल से हम लिंगायत लोग इस धर्म का फिर से संवैधानिक मान्यता लेने के लिए और माइनॉरिटी रिलीजियस स्टेटस लेने के लिए हम 60 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने 60 साल से हमें कोई न्याय नहीं दिया है। अभी ये आंदोलन पूरा देश भर में चालू है लिंगायत धर्म स्वतंत्र मान्यता का। कर्नाटक से बहुत सारे गुरु, जगत गुरु लोग इस पर काम कर रहे हैं। विश्व लिंगायत महासभा, अखिल भारतीय
लिंगायत महासभा भी काम कर रहे हैं और इस काम में भारत मुक्ति मोर्चा और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो मूवमेंट शुरू किया है, राष्ट्रीय एकता, दीन बचाओ दस्तूर बचाओ, इस आंदोलन, ये सभी लोगों का, यहाँ के बुद्धिस्ट है, सिख है, मुस्लिम है, SC ST OBC है, क्रिश्चियन है, इन सभी लोगों के साथ जो भारत सरकार ने जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ और संविधान बचाने के लिए और संविधान का जो हक अधिकार हमें मिलना चाहिए वो लेने के लिए हम सब ने मिलकर पूरा देश भर में ये आंदोलन चला रहे हैं। और इस आंदोलन में हमारे सभी धर्म के गुरु लोग यहाँ हैं आंदोलन में, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हम सब इस देश का जो संविधान है उसको बचाने के लिए और तमाम SC ST OBC माइनॉरिटीज़, लिंगायत सभी लोगों का हक अधिकार के लिए हम सब मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं। और लिंगायत धर्म का स्वतंत्र मान्यता, संवैधानिक मान्यता लेने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं उसके साथ ये सभी धर्म के, ये समान विचारधारा के जो लोग हैं वो सब साथ दे रहे हैं। इस विचार को आपने लोगों तक पहुंचाए, इतना ही मैं गुजारिश करता हूं। धन्यवाद। मोहम्मद मेश्राम जी जो भारत मुक्ति मोर्चा और वामसिफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। भाई माइक पे लगा दो। साथियों, पत्रकार भाइयों, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के द्वारा पहल करके जो मीटिंग आयोजित की गई थी उसमें वामसिफ और भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे और उसमें बैठकर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हम लोगों ने वहाँ पास किया है और उसके आधार पर सारे देश भर में एक जागरण अभियान चलाया जा रहा है कि ये अभियान क्या है। तो इसका टाइटल है दीन और दस्तूर बचाओ अभियान। दस्तूर का मतलब है संविधान बचाओ, दीन का मतलब है यकीन और विश्वास जो प्रत्येक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनका अपना। ये संविधान के मौलिक मान्यताएं हैं और संविधान में प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिए गए हैं। और अभी दिल्ली में जो 2014 में केंद्र में जो सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार आई है, वो संविधान की शपथ तो लेते हैं मगर संविधान के विरोध में बयानबाजी करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 2 उदाहरण देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कैबिनेट मिनिस्टर संविधान की शपथ लेता है और संविधान की पहली लाइन है जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो वो हिंदुस्तान 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 करते रहते हैं। अभी हमारे मुस्लिम भाई ने मुझे कहा तो मैंने कहा मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं भारत का हूँ क्योंकि भारत सभी का है, हिंदुस्तान तो केवल हिंदुओं का होगा। तो इससे तो देश खतरे में पड़ जाएगा, देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। और 47 में इस खतरे से हम गुजरे हुए हैं तो हम लोगों को बार बार इस तरह का खतरा पैदा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए कम से कम सबक सीख करके हम लोगों को खबरदारी लेनी चाहिए। दूसरा उदाहरण है, फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज कहती हैं हरियाणा में कि गीता को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित किया जाए। वो शपथ लेती है सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का और वो घोषित करती है कि गीता को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित किया जाए।
मैं ये तो नहीं कहता हूं कि सुषमा स्वराज को अकल नहीं है। सुषमा स्वराज बहुत बुद्धिमान महिला है, तो वो नासमझी की वजह से बयानबाजी कर रही है, ऐसा तो मैं नहीं मान सकता कि उनको समझ में नहीं आ रहा इस वजह से बयान दे रही है, ऐसा तो मैं नहीं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। वो कॉन्शियसली ऐसा कर रहे हैं। तो ये दो उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि उनका व्यवहार संविधान के अनुकूल और अनुरूप नहीं है। इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ रही है। तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दूसरे बहुत सारे संगठन के द्वारा देश की एकता को बचाने के लिए दीन और दस्तूर बचाओ अभियान हम लोग चला रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये अभियान निश्चित रूप से दीन और दस्तूर, दीन का मतलब है लोगों का यकीन, जो अपना अपना यकीन है, विश्वास है धर्म के रेफरेंस में। आर्टिकल 25 में मौलिक अधिकार है, केवल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के तहत ये अधिकार दिया गया है। तो ये बरकरार रहना चाहिए, और अगर खतरा निर्माण किया जाता है तो उसके विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जन जागरण करना चाहिए और लोगों को इसके बारे में, इस खतरे के बारे में आगाह करना चाहिए। इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा सक्रिय रूप से सहभागी है, और इस तरह से 25 राज्यों में 100 कार्यक्रम हम बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से अपने पैसे से करेंगे, अपने खर्चे से करेंगे पूरी ताकत के साथ, और कोशिश करेंगे कि इसमें SC, ST, OBC के जो लोग हैं, मुस्लिम लोगों के साथ में, लिंगायत लोगों के साथ में, सिख लोगों के साथ में, क्रिश्चियन लोगों के साथ में, और दूसरे जो धर्म के बुद्धिस्ट लोगों के साथ में मिलजुल कर हम लोग इस तहरीक को, इस आंदोलन को इकट्ठा होकर चलाएंगे। ये घोषित करने के लिए कि इस तरह के कार्यक्रम कई जगह हो गए हैं। अभी मुमरा में ये कार्यक्रम होने वाला है ठाणे जिले में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसको घोषणा करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इतना ही मैं आज के मौके पर कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जो आप लोगों के प्रश्न, जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं आप पूछिए। मुमरा में जो हो रहा है अभी कार्यक्रम जो होने वाला है, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या कौन लोग आने वाले, क्या? 24 और 25 फरवरी को 2 दिन का ये कार्यक्रम है, जिसमें एक सीटिंग तो होगी मुस्लिम स्कॉलर्स की, जो जितने भी अलग अलग जमातें, मसलक, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनके उलमा, मस्जिदों के इमाम, उनका एक मीटिंग होगी। एक स्पेशल गैदरिंग होगी लेडीज़ की, जिसमें हज़ारों की संख्या में लेडीज़ इकट्ठा होंगी, और उनको भी एजुकेट किया जाएगा, अवेयरनेस उनके अंदर भी पैदा करने की कोशिश की जाएगी। एक और सिटिंग होगी इंटेलेक्चुअल्स की और प्रोफेशनल्स की, हमारे लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट दोस्त, उनकी एक अलग सिटिंग होगी। और एक होगा एक पब्लिक गैदरिंग, एक आम इजलास, ये 25 तारीख को 4 बजे शाम से शुरू होकर रात के 10 बजे तक ये पब्लिक गैदरिंग होगी, जिसमें बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियंस, लिंगायत, SC, ST के लीडर्स, मुस्लिम उलमा और सारे ही लोग उसमें संबोधित करेंगे। सिख भाई नहीं, महाराष्ट्र में बहुत जगह पर हो चुका है, बहुत जगह पर हो चुका है। बहुत बड़ा अभी प्रोग्राम हिंगोली में हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 2 दिन का कोल्हापुर में हो चुका है, और नांदेड़ में हो चुका है, और भी बहुत सी जगह, मालेगांव से शुरू हुआ था महाराष्ट्र में, तो बहुत जगह पर हो चुका है। अब ये मुमरा की बारी आई है आपके ज़िले की। सर बोला दुरानी बोला ना। हाँ, मैं फॉर एग्जाम्पल योगा जो है, योगा से करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन योगा, मैं खुद रिसर्च स्कॉलर हूँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि योगा वैदिक धर्म का एक हिस्सा है।
और इसलिए उसको कंपलसरी करना, हम जो बात करते हैं कोई करे, लेकिन उसको कंपलसरी करना, एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा बनाना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी जरूरी करना, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। अभी जयपुर हाईकोर्ट ने जयपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, दोनों ने ये जजमेंट दिया है कि कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी। यही हमारी मांग है। जो वर्ल्ड योगा डे था, जो वर्ल्ड योगा डे था, जो नहीं हुआ था, इधर बैठ जाओ। उसके आप सेवन में वर्ल्ड योगा डे ये भाई हम ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के जो और इश्यूज हैं वो ज़्यादा अहम हैं, या कोई कंट्रोवर्शियल इशू को खड़ा कर देना और जिससे देश के अंदर कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए वो ज़्यादा है। सर योगा से अभी ये जो कैसे जुड़ा सर? हो सकता है आपकी ये ओपिनियन हो, लेकिन हमारा रिसर्च है इसके ऊपर। मैंने इस पर आर्टिकल लिखा है, बहुत सी किताबों के रेफरेंस दिए हैं। इट इज पार्ट ऑफ वैदिक धर्म। नहीं, लेकिन ये तो हिंदुस्तान में होगा, भारत में होगा, लेकिन बाकी से दुनिया में अलग देशों में भी भारत ने इंट्रोड्यूस किया है ना उसको, तो लोगों ने उसको धर्म के हैसियत से तो नहीं उसको लिया है, लोगों ने तो उसको फिजिकल एक्सरसाइज के हैसियत से लिया है। आप कोई आदमी भी योगा कर सकता है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, लेकिन आप उसको कंपलसरी नहीं कर सकते, एजुकेशनल सिस्टम का पार्ट नहीं बना सकते। फिर आप नमाज को तो नहीं पार्ट बनाएंगे, फिर तो एक मसला खड़ा हो जाएगा ना देश में। तो ये तो फिर नाइंसाफी है सर। पर अननेसेसरी हम कंट्रोवर्शियल इश्यूज को अगर हम खड़ा करेंगे तो भारत के पास ज़्यादा बड़े बड़े मसाइल हैं, वो उन पर पहले तवज्जो होनी चाहिए। सर अभी जो यह सब्जेक्ट लगाया है कि शव फेथ और शव कॉन्स्टिट्यूशन, अभी सर ने बताया है कि ये तो संविधानिक सभी का अधिकार है, तो फिर ये अलग से कार्यक्रम लगाने की जरूरत है सर? अलग से कार्यक्रम दोबारा पूछिए सर। ये जो सब्जेक्ट लगाया है शव कॉन्स्टिट्यूशन और शव फेथ, तो ये आपने ही अभी बताया था कि ये संविधानिक सभी का अधिकार है, सभी को विश्वास वगैरह बचाना चाहिए, तो ये अलग से कार्यक्रम जो आप कह रहे थे कि भारत में नहीं रही है, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके विश्वास को सरकार की तरफ से खतरे में डाला जा रहा है, सरकार को यह अधिकार नहीं है कि किसी के विश्वास को, किसी के यकीन को खतरे में डाला जाए। सरकार या देश का प्रधानमंत्री देश का है, प्रधानमंत्री तो देश का है ना जी, या मंत्रिमंडल तो देश का है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको देश का प्रतिनिधित्व करना है और देश में रहने वाले सभी धर्म, सभी यकीन और सभी विश्वास के लोगों का प्रतिनिधित्व करना है। किसी एक खास विश्वास और किसी एक खास यकीन का अगर वो प्रतिनिधित्व करते हैं तो दूसरे लोगों को लगता है कि ये सरकारी कार्यक्रम बनाया जाएगा सरकारी बजट से, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग भी टैक्स देते हैं, तो उनका टैक्स उनके ही खिलाफ में इस्तेमाल होगा। बड़ी अजीब किस्म की बात है। इसके विरोध में हम लोग हैं, ना कि दूसरे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिया है वो अपने धर्म को, अपने यकीन को मानने के लिए आजाद है। हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर उनके यकीन और विश्वास को वो देश का कार्यक्रम नहीं बना सकते, सरकार का कार्यक्रम नहीं बना सकते। सर अपने आपने जो आपका ये चल रहा है, आपका जो अभियान चल रहा है उसके लिए जो अभी दूसरे जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके अंदर भी कोई लोग आपने इसको मानते हैं, संविधान को मानते हैं, उनको आपने इन्वाइट किया गया? इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमारा जिन लोगों ने खतरे में डाला हुआ मामला है, जिनकी सरकार के द्वारा ये खतरे में डाला हुआ मामला है, इसलिए हम लोग अपना जिनका खतरा है वो लोग खतरे में उनके यकीन को डाला गया है, उतने लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया है। तो उनका तो कोई खतरा तो है नहीं, वो कोई खतरे में पड़ा हुआ तो नहीं है। दूसरी बात, जहां तक आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, वेद में हिंदू शब्द ही नहीं है। श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत और गीता, इसमें कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है तो आप मुझे थोड़ा सा ज्ञान में इजाफा कर दीजिए। तो ये हिंदू धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है।
ये लोग नहीं बोलते मुसलमान, कुछ लोग बोलते नहीं है, मगर मैं तो खुलकर बोलता हूँ। ब्राह्मणों को इन्वाइट और खुलकर बोलने से आप अखबार वाले मेरा बयान छापने की भी छापते नहीं है सारे देश भर में। अब आप छापे तो अच्छी बात है कि मैंने कहा कि ये हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, और ये ब्राह्मणों का धर्म है, ये ब्राह्मणों का धर्म है। और मैं ये ऐलानिया कुना में कहा कि मैं ब्राह्मणों को चुनौती देकर कहता हूं कि ब्राह्मण इस बात को सिद्ध करे कि SC ST OBC के लोग हिंदू हैं। तो RSS ने कार्यक्रम लेकर कहा कि धर्म के आधार पर हिंदू नहीं है, सांस्कृतिक रूप से हिंदू है। हाँ, ये मेरे पास रिकॉर्ड है। एक बात, ब्राह्मण हा हिंदूचा धर्म आहे तुम्ही म्हणताय तुम्ही, तुमच्याकडे काय पुरावे आहेत त्याचे? हाँ? तुमच्याकडे काय पुरावे आहेत? कशाचे? हिंदू धर्म फक्त ब्राह्मणांचं असं तुमचं म्हणणं आहे, हा. तुमच्याकडे त्याचे काय पुरावे आहेत? हिंदूंच्या नावावर जे धर्मग्रंथ हिंदूंचे आहेत असं म्हटले जाते, त्या सर्व धर्मग्रंथांमध्ये वर्णव्यवस्था आणि जाती व्यवस्थेचं समर्थन करण्यात आलेलं आहे। आणि वर्णव्यवस्था आणि जाती व्यवस्था ही SC ST OBCच्या विरोधात आहे। तेव्हा SC ST OBCच्या लोकांना हिंदू बनलं जाते आणि ते त्यांच्या विरोधात आहेत। त्यांच्या विरोधात असलेलं षडयंत्र त्यांचा धर्म कसा होऊ शकते? सर है प्रश्न बराबर है, चलो। हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं? जो बोलते हैं उनके लिए मेरा ऑब्जेक्शन है। हेलो, वो संविधान के विरोध में आचरण कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि भारत के संविधान ने इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, तो भारत कहा जाना चाहिए। भारत सभी धर्मों के लोगों का देश है। जो केवल हिंदुस्तान कहते हैं तो फिर ये केवल हिंदुओं का होगा, तो इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। ये बहुत खतरनाक विचारधारा है और हमारा देश इस खतरे को झेल चुका है। अभी हम दोबारा देश को खतरे में नहीं डालना चाहते। मैं ये बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इस वक्त जिस विषय पर बात करने के लिए बैठे हैं उसी विषय से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछें, वरना फिर बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, बहुत आगे बढ़ जाएगी। मैं माफी त्याच्यामध्ये रोहित उमेदवाराचं प्रकरण सुरू आहे, त्या संदर्भात आपल्या आता जे आपण जो आदेश होणार त्यात तुम्ही निषेध व्यक्त करणार आहात का? निषेध व्यक्त करणं फार लहान काम आहे। तुम्ही फार छोट्या छोट्या कामामध्ये संतुष्ट होऊन जाता, त्याच्याबद्दल मी एवढ्याच छोट्या कामामध्ये संतुष्ट व्हायला तयार नहीं है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों के द्वारा इसके विरोध में बयान दिया जा चुका है अधिकृत रूप से उनके जनरल सेक्रेटरी के द्वारा। और ये जो यहाँ पर हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, अगर आप इसको पढ़ लो तो उसमें वो सोशल यूनिट्स के विरोध में होने वाले जो अत्याचार अन्याय है उसके विरोध में भी ये तहरीक है, ये आंदोलन है, ये लिखा हुआ है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। जब मैं वहां गया तो मैंने ये मुद्दा उसके अंदर इंक्लूड किया है कि ये जो सोशल सामाजिक अन्याय जाति और वर्ण के आधार पर हमारे खिलाफ किया जाता है, ये मुद्दा भी इसमें शामिल किया जाए, तब तो ये कॉमन मिनिमम हुआ। ये कॉमन मिनिमम है, कॉमन मैक्सिमम नहीं है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। तो हमने अपना मिनिमम में मुद्दा डाला, तो आप मिनिमम तो डालो अखबार में, हाँ। बहुत सारे मुस्लिम लोग जो यंग लड़के लोग हैं वो विशेष के इधर अट्रैक्शन हो रहे हैं, उसके लिए जो आप कर रहे हैं उसके लिए अभी कुछ मुस्लिम लॉ बोर्ड कुछ तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस यूनानी मुस्लिम पूरी दुनिया का एक लड़का पकड़ा गया है। पूरी दुनिया के मुस्लिम उलमा, अगर आप इंटरनेट पर गूगल पर खाली सर्च कर लें, खाली इतना डालते हैं कि ओपिनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स अबाउट आइंस्टाइन, पूरी दुनिया के लोग इसके विरोध में हैं। सैकड़ों फतवे छप चुके। मगर थोड़ी सी शिकायत मुझे करनी दीजिए मीडिया से, पता नहीं आप लोग सेलेक्टिव क्यों कीजिए, वो ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हमारी पहुंचाते जिनसे हमारा सही मैसेज पहुंचे। और कोई एक आध आदमी गलत रास्ते पर चलता है तो उसको बहुत हाईलाइट करते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा इसके ये जो साइंस वगैरह के बारे में कोई भी इंडिया में नहीं वर्ल्ड में कोई मुस्लिम स्कॉलर उसके हक में नहीं, वो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी उसको करार दिया जा रहा है, उसका धर्म से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और अगर कोई भी नौजवान इस तरह का देश में ऐसे कहीं भी किसी भी हरकत में
कहीं है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का ये ड्यूटी है कि वो उसको ठीक से इसका ट्रायल करें और उसके बाद उसको जो कानून का जो भी अनुसार उसके साथ मामला किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।